नमस्कार। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार समझाएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शांतिपूर्ण जारी है मतदान। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदाता बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा और अब तक त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक रहा मतदान प्रतिशत। दिग्गजों ने भी किया मतदान का इस्तेमाल। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की तो विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। लोकतंत्र के महापर्व पर दिखी कई खूबसूरत तस्वीरें। कहीं बुजुर्ग तो कहीं दुल्हन ने विदाई से पहले किया अपने मत अधिकार का प्रयोग। पहली बार के मतदाताओं में खासा उत्साह। अगले चरण के चुनाव के लिए जारी है प्रचार अभियान। पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा और मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा को किया संबोधित। जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में भरी हुंकार। मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती ने भी ठोकी ताल। अमित शाह ने गांधीनगर से दाखिल किया नामांकन। और आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। हेड टू हेड में दोनों का रहा है बराबरी का रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण जोरों पर चल रहा है और इस क्रम में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में वोटर्स की भारी भीड़ उमड़ रही है। बस्तर छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट है जहां पहले चरण में अभूतपूर्व उत्साह के साथ मतदान हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आज 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं। वो 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। और नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने देश की जनता से अपील करते हुए कहा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और जाकर अपना मतदान जरूर करिए। एक विकसित भारत और एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी अवश्य करें। आज लोकसभा चुनावों के मतदान का पहला चरण है। आप सबसे निवेदन है कि इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और आकर अपना मतदान जरूर करिए। एक विकसित भारत और एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी अवश्य करें। और पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कई बड़े नाम भी मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री से लेकर कई दिग्गज नेता शामिल हैं। जानते हैं ऐसे ही उम्मीदवारों के बारे में।
जहां असम की 5 लोकसभा सीटों के लिए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया। असम के डिब्रूगढ़ में मतदान के लिए क्या बुजुर्ग और क्या युवा सभी में अपने वोट का प्रयोग करने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और असम की डिब्रू लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के 130 नंबर मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। और मोदी सरकार के कई बड़े मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज हो रहे चुनाव में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। नागपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित विल्सोनिया कॉलेज पर बने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मत का जरूर प्रयोग करें और देश के महापर्व में अपनी भागीदारी दें। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान और उनकी पत्नी सुनीता बालियान ने कुटबी कुटबा के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला सपा के हरेंद्र सिंह मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति से है। उत्तर प्रदेश की किराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। सभी लोग आके अपने मत के अधिकार का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट डालें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हम सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो, साझेदारी हो, वो वोट के माध्यम से ही हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में 3 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे मतदान के दौरान कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं देखने में आई हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की खबर है। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष को चोट लगी है। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा का साया। चांदमारी से लेकर अन्य जगहों पर ईंट पत्थर बरसाकर मतदाताओं को डराया धमकाया गया, उन्हें मतदान केंद्रों पर जाने से रोका गया। बीजेपी ने लिखा है कि तृणमूल की हार के डर से पनपे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग से घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। और केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में वोट डाला। कूच बिहार के चांदमारी में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने से रोकने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव पर कहा कि निशित प्रामाणिक ने कहा है कि लोग बूथ तक ना जा पाएं और इसका प्रयास टीएमसी कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की आंखों में हारने का डर दिख रहा है और लोग निश्चित रूप से हिंसा का जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। कुछ टीएमसी का एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है
पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए, इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। मैं कहूंगा कि लोग पूरी तरह से तैयार है, टीएमसी का गुंडे का प्रतिरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जर्नलिस्ट का ऊपर भी आक्रमण किया, सांबादिक बंधुओं के ऊपर भी आक्रमण किया, गाड़ी तोड़ दिया। तो आप सोच सकते हैं कितना वायलेंस यहाँ पर है, और इस वायलेंस की जवाब लोग अपनी वोटों के माध्यम से निश्चित रूप से देंगे। और देश भर में आम चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। पोलिंग बूथों पर कई जगहों पर नवविवाहित भी वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। बीकानेर में ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला। यहां पर एक नवविवाहित जोड़ा अपने मत का प्रयोग करने पहुंचा। वहीं राजस्थान में ही करौली में एक दुल्हन शादी के जोड़े में अपने वोट डालने पहुंची। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी नवविवाहित दूल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में मतदान केंद्र तक पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन ससुराल जाने से पहले सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंची। और लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के पिंक पोलिंग स्टेशन पर सुविधाजनक मतदान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उधमपुर के पिंक पोलिंग स्टेशन पर दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की विशेष व्यवस्था भी की गई है। और देश में चुनावी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और कुछ राज्यों में चुनाव को लेकर माहौल तैयार हो रहा है। चुनाव आयोग युवाओं को वोट डालने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रेरित कर रहा है और इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्ट जिले की डीएम अंकिता आनंद ने एक फुटबॉल मैच का आयोजन करवाया। खेल के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार भी देखने को मिला। खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराया गया ताकि युवा और पहली बारी चुनावी संग्राम में अपने मत का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को ये पता चल सके कि उन सभी का हर एक वोट देश को स्थिर सरकार देगा और देश की तरक्की में अहम योगदान देगा। हमने एक फुटबॉल मैच रखा है और आप सबको मैं बताना चाहूँगी 25 मई को दिल्ली वोट करेगा और जैसे कि गेम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस प्रकार से खेल को उतना महत्व देते हैं उस प्रकार से एक वोट का बहुत महत्व होता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो आप सब लोग अपने एक वोट का महत्व समझें और आगे बढ़ के आके 25 मई को वोट दें। पहली चीज़ तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे व्हीलचेयर अवेलेबल होगी, क्रच फैसिलिटी होगी जहाँ पे हमारे माताएं छोटे बच्चों को वहाँ पे भी लाके अपना वोट कास्ट कर सकें। इसके अलावा हमारा रैंप फैसिलिटी, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का खासा ध्यान दिया गया है। और जिस तरह से आपने बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा AVSC जो होता है एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, हमारे BLO घर घर जाके उनको फॉर्म 12D भरने के लिए बोला है जिससे अपना वोट कास्ट कर सकें। AVSC के अलावा AVPD भी जो होता है हमारे PWD वोटर्स जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनके पास भी फैसिलिटी होगी। और ग्रीष्मकालीन भीड़ के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ विशेष इंतजाम किए हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी आने वालों के लिए अतिरिक्त वेटिंग एरिया, बुकिंग और पूछताछ के लिए 5 अतिरिक्त काउंटर बनाए गए हैं और इसके अलावा यात्रियों के लिए पेयजल के लिए वाटर कूलरों की व्यवस्था भी की गई है। ट्रैक, प्लेटफॉर्म और वेटिंग हॉल समेत स्टेशन पर साफ सफाई पर भी जोर दिया गया है। और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं रेलवे द्वारा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। गर्मियों की छुट्टियों में लोगों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए खास तौर पर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं, विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। किस तरह के किए हैं इंतजाम, आइए जायजा लेते हैं।
किस तरह के किए हैं रेलवे ने इंतजाम, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू DRM प्रेम शंकर झा जी। हमने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए लगभग 350 ट्रिप्स जो है 7 अप्रैल से लेकर के 1 जुलाई तक हमने प्लान किए हैं। और जब भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम ट्रेन की क्लोन्स ट्रेन भी चलाते हैं। जैसे आज ही हम विक्रमशिला की क्लोन ट्रेन चला रहे हैं और सप्त क्रांति की क्लोन ट्रेन चला रहे हैं। मोबाइल पर UTS क्या है, जब यहाँ पर आते हैं तो सामने बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। हमने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन प्रेमाइसेस से बाहर ही काउंटर्स लगा रखे हैं। ये मोबाइल पे ही हम लोग साथ में प्रिंटर अटैच्ड होता है और हम टिकट निकाल करके दे देते हैं। जैसे अगर भीड़ ज़्यादा लंबी है तो लोग यहाँ पे हमारे स्टाफ, रेलवे के स्टाफ घूमते रहते हैं और यात्रियों से उनके गंतव्य स्थान को पूछते हुए उनको टिकट निकाल करके दे देते हैं। लगभग 5 काउंटर्स हमने यहाँ पे लगाए हैं और एक इंक्वायरी काउंटर भी लगाया है। साथ में हमने यात्रियों के खान पान की सुविधा के लिए हमने एक छोटा सा एक कैटरिंग भी लगा रखा है, जिनमें कि जनता खाना 15 रुपये में अवेलेबल है और वाटर की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे हम पंडाल भी बना रहे हैं ताकि जो यात्री समय से पूर्व रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं वो रेलवे स्टेशन की प्रीमाइसेस में एंटर करने से पहले यहाँ पे होल्डिंग एरिया में वेट कर सके। सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कितने CCTV आनंद विहार पर देखे जाते हैं? लगभग 60 CCTV कैमरेज हमने लगाए हैं जो कि प्लेटफॉर्म के चप्पे चप्पे को मॉनिटर कर सकता है। हमने CCTV के लिए एक अलग सा एक रूम बना रखा है जहाँ पे कि 4-5 मॉनिटर्स लगे हुए हैं और राउंड द क्लॉक RPF स्टाफ उसे मॉनिटर करता है। हमने बैगेज स्कैनर लगाया हुआ है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी यात्री बिना अपने सामान को स्कैन किए हुए बिना प्लेटफॉर्म पे ना पहुँचे। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी हमने यात्रियों के लिए प्रोवाइड किया है। लगभग हर प्लेटफॉर्म पे हमने उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करी है, वाटर कूलर की व्यवस्था करी है। लगभग 13 वाटर कूलर हमने, लगभग 8 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, लगभग और 13 वाटर कूलर हमने यहाँ पे लगवाए हैं। काफ़ी संख्या में लोग स्टेशन पर पहुँचते हैं, ऐसे में सफाई व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, उसको लेकर किस तरह के? सफाई व्यवस्था राउंड द क्लॉक अभी हमने किया है समर को देखते हुए, क्योंकि यात्रियों की भीड़ ज़्यादा है तो गंदगी भी ज़्यादा होगी, एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए हमने राउंड द क्लॉक सफाई की व्यवस्था करी है। अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा डिप्लॉय किए हैं। साथ में इस बार हमने ये किया है कि हर स्टेशन पे लगभग 8 देख सकते हैं किस तरह से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेड कारपेट बिछाया गया है। जगह जगह कूलर लगाए गए हैं। जो यात्री समय से पहले पहुंच रहे हैं वो यहां पर खाना भी ले सकते हैं। मात्र 15 रुपये के अंदर रेलवे ने इसकी व्यवस्था की है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सेट आज सौंप दिया है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच 37.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात पिछले महीने ही शुरू हुआ था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोनेयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल प्रोग्राम में से एक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ब्रह्मोस ने भारत की निर्वारक क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये रक्षा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर में मध्य प्रदेश के दमोह में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सनातन और राम मंदिर का अपमान करने पर इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरा। पीएम ने इसके लिए विपक्षी दलों की वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। आपके आशीर्वाद से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके भी ये घोर विरोधी है। ये लोग भगवान श्री राम की पूजा को पाखंड बताते हैं और ये बयान तब दिया जाता है जब अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में
प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए, इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर लोगों से 26 अप्रैल के दिन भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने का जिक्र करते हुए अमरोहा की विरासत को सराहा, तो साथ ही उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक साथ आने पर भी चुटकी ली। उन्होंने दोनों दलों की तुष्टीकरण की नीति पर भी कटाक्ष किया। यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो एक तरफ जहां चुनाव की सरगर्मी है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम का मिजाज भी सख्त हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि तमिलनाडु में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। यहाँ कुछ इलाकों में हीट वेव हो सकती है। उन्होंने कहा कि तटवर्तीय इलाकों में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। तमिलनाडु में जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज़्यादा है, और हमारा अनुमान है कि वहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस मीन एक दो जगह हीट वेव हो सकता है, और जो कोस्टल एरिया है इसमें वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिडिटी मीन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने का उम्मीद है। अभी सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में जो टेम्परेचर्स हैं वो भी सामान्य से ज़्यादा हैं। तो आज के हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को आप इजाज़त दीजिए।